नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं लोजपा कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ लोजपा प्रवक्ता दिनेश पासवान जी मौजूद हैं। और लोजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट है चाचा पशुपति पारस की गुट और एक है भतीजा चिराग पासवान की गुट। लेकिन चाचा जी की जीत हुई और बाजी मार गए, कैबिनेट मंत्री भी बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। वहीं भतीजा का बात करें यानी चिराग पासवान की बात करें तो उनको कोर्ट से भी झटका लगा, उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हम बात करेंगे, दिनेश पासवान जी लोजपा के प्रवक्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि दिनेश जी, पार्टी में जो ये बिखराव आया, जो टूट हुई, इसका मेन कारण क्या है? जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सभी को साथ लेकर, सब समाज को साथ लेकर चलने का काम किए, उसी नक्शे कदम पर हम लोग के अभिभावक आदरणीय पशुपति पारस जी सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित सभी को साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। और आपका कहने का कारण है कि पार्टी की टूट कहाँ से पड़ी, तो पार्टी की टूट तो खैर बहुत करीब 6 महीने पहले से ही बिखराव का चल रहा था। तो चुनाव के पहले ही से ही कुछ ना कुछ मनमुटाव चल ही रहा था। गठबंधन के लेकर भी बहुत कुछ इशू आई थी। उस समय भी हमारे उस समय के राष्ट्रीय दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी थे, अपना नॉर्मल साइलेंट मूड में थे। जो कुछ भी निर्णय था, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी ले रहे थे उस टाइम को जो भी निर्णय लिया गया सर्वोपरि था। उस निर्णय के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी सम्मान किए थे। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी, 2020 विधानसभा चुनाव लड़ी। 20 विधानसभा चुनाव में हम लोग की हार हुई। लेकिन अब उधर से क्या कहना, उधर से लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग जीत गए, हम लोग को 25 लाख मत आया विधानसभा में। तो वही कहना चाह रहे हैं कि 25 लाख का जो मत की बात कर रहे हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी 2005 में भी चुनाव लड़ी थी। उस समय तो लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, 29 एमएलए जीत के आया। उस समय हम लोग का वोट प्रतिशत 32 लाख करीब था। फिर उस 2005 का उपचुनाव हुआ, उस समय भी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। उस समय भी 11 एमएलए जीत कर आए हम लोग। उस समय पशुपति पारस जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। उस समय भी हम लोग का वोट प्रतिशत बढ़ा। 10 में हम लोग का आरजेडी के साथ अलायंस हुआ, उसमें पार्टी की करारी हार हुई। हार की जिम्मेदारी पशुपति पारस जी उस समय ही प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जीत हुई तो उन्हीं को श्रेय जाता है, हार हुई तो श्रेय उन्हीं को जाएगा। तो पार्टी को भला हो, बुरा दौर हो या अच्छा दौर हो, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी एक लंबे समय से संभाल कर चले और बिहार में सकारात्मक संगठन के साथ उन्होंने 21 साल बिहार को चलाए हैं, स्टेट पॉलिटिक्स किए हैं। और एक अच्छे ढंग से, क्योंकि हर एक जिला में, हर एक कस्बा में, हर एक कार्यकर्ता पे उनका एक अच्छा पकड़ है, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सबको साथ में लेकर चलने का काम किए। और पशुपति पारस जी ही बिहार के राजनीति में सर्वोपरि थे। जो भी निर्णय लेते थे, जो भी डिसीजन लेते थे, उस समय के हम लोग के अभिभावक, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी, और अधिकतर निर्णय हम लोग के गार्जियन अभिभावक पशुपति पारस जी लेते थे। इन्हीं का डिसीजन उस श्रेय होता था। लेकिन 2020 के विधानसभा में चुनाव हुआ, 2020 के विधानसभा चुनाव में ना ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी से कोई राय मशवरा, कोई सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं। हम लोग 134 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ी लोक जनशक्ति पार्टी। अब जो व्यक्ति पूरे बिहार को चलाए हैं, जो उनका अनुभव है, पूरे हर एक विधानसभा में उनका अनुभव, उनसे राय मशवरा लेना चाहिए था। कोई राय मशवरा नहीं लिए। एक बात, 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहा था, उस समय क्या कारण था जो एनडीए से अलग होकर के आपकी पार्टी चुनाव लड़ी? नहीं, कारण तो अब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि हम लोग को सीटें कम मिल रही थी। अच्छा, 15 सीटें कम मिल रही थी। लेकिन ऐसा तो हम लोग को नहीं लगता है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि मुकेश सैनी की पार्टी है, वीआईपी विकासशील पार्टी, वो हाल ही की पार्टी है। ना उसमें कोई एमपी है, ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, खुद की पार्टी थी। जब वीआईपी पार्टी को 11 सीट एनडीए दे रही थी, तो किस आधार पे, जो लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सांसद रहा हो, उस पार्टी को कोई 15 सीट कैसे दे सकती है? ये कहीं ना कहीं माननीय चिराग पासवान जी का बात है, उस बात को हम खंडन करते हैं। हम लोग को
उस टाइम लग रहा था कि 27 से 28 सीट मिल रही थी। गठबंधन टूटने का कारण, मुख्य कारण यही था कि उनके एक रणनीति सलाहकार हैं माननीय चिराग पासवान जी के, सौरभ पांडे। वो 2019 के लोकसभा से वो बैटिंग कर रहे थे, अपना पिताजी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे यूपी के देवरिया या बलिया सीट से। उस समय उनकी कोई दाल नहीं गल पाई, तो फिर वो 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अपने पिताजी को यूपी से एक राज्यसभा सीट चाह रहे थे, तो उनके पिताजी को राज्यसभा सीट नहीं मिलने के कारण ही गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण वही हुआ। हम ये भी कहना आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि अगर 15 सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी को मिल रही थी, अगर उनके पिताजी को राज्यसभा सांसद मिल जाता यूपी से, तो लोक जनशक्ति पार्टी 15 सीट पर ही चुनाव लड़ जाती। सबसे बड़ा इसमें खेल सौरभ पांडे ही बिगाड़े हैं। उनको महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ गया था, वो पार्टी के रणनीति सलाहकार नहीं थे, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लग गए। उनका देखिएगा, एक भाई छात्र का प्रधान महासचिव यूपी का, उनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। वो अपने पिताजी के लोकसभा चुनाव लड़वाना चाह रहे थे 2019 में। 2020 में वो राज्यसभा सांसद मांग रहे थे। वो किस हैसियत से राज्यसभा सांसद मांग रहे थे? वो यूपी से। यही सब कारण है पार्टी टूटने का और परिवार टूटने का। और उसके बाद किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी हो या माननीय लोग हो, उन लोग को भी तवज्जो नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ टेकअप सौरभ पांडे उधर करते हैं। चिराग पासवान जी से कौन मिलेगा, नहीं मिलेगा, किनको मिलवाना है, नहीं मिलवाना है। अब माननीय चिराग पासवान जी जनप्रतिनिधि हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। अब सारा कार्यक्रम सौरभ पांडे तय करते थे, एक बंद कमरा मिलवाने का काम करते थे, फेस देखकर मिलवाते थे। जो लोग उनको लगता था कि हाँ मेरे फेवर का है, मेरा बात मानता है, मुझे फाइनेंस करता है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, वही लोग को मिलवाने का काम करते हैं। हम भी एक दलित समाज से आते हैं, हम पिछले 7 साल से पार्टी में हैं। आज तक मेरी मुलाकात माननीय चिराग पासवान जी से 2 बार हुई है। मैं कैमरे के बाद ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ, मेरी मुलाकात मात्र 2 बार हुआ है। और हम बैठे रहते थे कृष्णापुरी आवास पे, मेरे सामने लोग आते थे, मिल कर जाते थे, और हम लोग को यही बोला जाता था कि बस भैया ऊपर से निकलेंगे, जो जिस समय निकलेंगे उसी समय खड़ा होकर अपना मुलाकात कर लेना। अब आप ही बताइए उस समय क्या भैया से हम लोग बात कर पाएंगे? उसमें तो काफ़ी संख्या में 20-50 लोग रहते थे, सबको 1-1 मिनट 2-2 मिनट कुछ बात रखना है, तो हम लोग को ढंग से बात ही नहीं हो पाता था वहाँ पे। जमुई से सांसद भी हैं, बिल्कुल। कोरोना काल भी चल रहा है, कभी वहाँ देखने नहीं गए आज तक भी। मतलब वहाँ की जनता से अगर हम कई बार बात किए हैं तो नाराज़ चल रही है। आशीर्वाद यात्रा उनको वहाँ से निकालना चाहिए था, लेकिन वहाँ छोड़ करके ये हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाले, वो भी जब इन पे विपदा आया तब। तो इसको कहाँ तक स्थिति में तो हाजीपुर से अपना आशीर्वाद यात्रा निकाले, जो कि उनका कर्म भूमि रहा है जमुई संसदीय क्षेत्र। उनको अपना आशीर्वाद यात्रा तो जमुई संसदीय क्षेत्र से ही निकालना चाहिए था। वहाँ के भी जनता में बहुत कुछ आक्रोश है, क्योंकि 1-1.5 साल से शायद जमुई भी शायद दौरा नहीं किए होंगे माननीय चिराग पासवान जी। तो हम लोग भी आग्रह करते हैं कि अपना जमुई संसदीय क्षेत्र से निकालना चाहिए था जी। वो हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय ही रहेंगे। आज भी बोलते हैं कि वो हमारे आइडियल हैं और आइडियल ही रहेंगे, लेकिन अब कुछ चापलूसी कार के चक्कर में पड़ गए हैं, कुछ बीच में दलालों के चक्कर में घिरे हुए हैं, जो उससे निकल नहीं पा रहे हैं माननीय चिराग पासवान जी। तो ये हमारे साथ थे दिनेश पासवान जी, पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने सुना कि पार्टी में दरार क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ इन्होंने डिटेल से बताया। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए। नमस्कार।